अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स से, व्हेटस्टोन ब्रिज। बच्चों, व्हेटस्टोन ब्रिज का आइडिया चार्ल्स व्हेटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। बेसिकली ये आइडिया, अब इसके बहुत सारे अब और भी यूजेस हैं, लेकिन उनका जो आइडिया था वो बुनियादी तौर पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए था। यानी कि कोई भी हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सर्किट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम व्हेटस्टोन ब्रिज कह रहे हैं। अब इसके नाम में दो चीजें, व्हेटस्टोन और ब्रिज। व्हेटस्टोन तो वो साइंटिस्ट है, ठीक है, और ब्रिज जो है हम इस सर्किट को कहते हैं ब्रिज सर्किट। बच्चों, ब्रिज सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस के दरमियान कोई एक कंपोनेंट ब्रिज का काम कर रहा हो। जिस तरह आप यहां पर देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर जो है वो इन ब्रांचेस के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है। सो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ब्रिज सर्किट, ठीक है। ये डायमंड शेप जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रिज सर्किट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया कि हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हेटस्टोन ब्रिज सर्किट। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में बुनियादी तौर पर, चूंकि ये हमारा सिलेबस का लेक्चर है, तो हम इसमें वही काम करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, यानी कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है। 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ टर्मिनल बी और डी के दरमियान हमने एक गैल्वानोमीटर लगाया है। इसी तरह से टर्मिनल ए और सी के दरमियान हमने एक बैटरी कनेक्ट की है और एक स्विच लगाया है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। बच्चों, अब ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं, इसमें 2 रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, नोन भी हैं और फिक्स्ड भी हैं। तीसरी रेजिस्टेंस जो है वो भी नोन है, लेकिन वो रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। हम उसकी वैल्यू को खुद एडजस्ट कर सकते हैं और ये हमारे सर्किट में जरूरत पड़ेगी हमें रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने की। हम आगे चल के देखते हैं। और एक रेजिस्टेंस यहां पर ऐसी होगी जिसकी वैल्यू अननोन होगी, जो हम इसमें निकालना चाहेंगे। तो समझ आ गई, 4 रेजिस्टेंस में से 2 फिक्स्ड हैं, तीसरी वेरिएबल है और चौथी वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम निकालना चाहते हैं। तो ये सिंपल सी हमारी कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। तो बच्चों, इसका जो प्रिंसिपल है उसे कहते हैं बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन। बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन का मतलब यह होता है कि गैल्वानोमीटर में फ्लो करने वाला जो करंट है उसको जीरो होना चाहिए। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर शुड बी जीरो। इसे कहते हैं बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन, ठीक है। अब ये करंट जीरो कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर हमने अटैच किया है टर्मिनल बी और टर्मिनल डी के दरमियान। अगर ऐसा हो कि हम जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करें कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल है, यानी कि इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है VB और इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है VD, ये सेम हो जाएं। अगर ये सेम हो जाएंगे तो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल जो है वो सेम पोटेंशियल पे है। ऐसी सूरत में जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू गैल्वानोमीटर वो जीरो हो जाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर विल बी जीरो। तो ये है इसकी प्रिंसिपल, जिसको बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चों, अब हम अपना प्रोसीजर बकायदा शुरू करते हैं। हमने डेफिनेशन को देख लिया, हमने प्रिंसिपल को देख लिया, कंस्ट्रक्शन को देख लिया, तो अब हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उस प्रोसीजर को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लूप्स। हम यहां पर लूप्स को पहचानेंगे कि यहां पर कितने लूप्स बन रहे हैं। बच्चों, ये देखें, A, B, D और फिर वापस A पे आ जाएं तो एक लूप हमारे पास ये बन रहा है A B D A, ठीक है। एक लूप बन रहा है A B D A। इसी तरह से एक दूसरा लूप यहां पर बन रहा है, ये देखें B C D और B, ठीक है, ये दूसरा लूप बन रहा है। इसके अलावा यहां पर एक तीसरा लूप भी बन रहा है A D C और वापस A। तो ये 3 लूप बन रहे हैं। इसमें 2 लूप्स जो हैं, ये वाला लूप और ये वाला लूप, ये हमारे लिए हम इनके साथ कंसर्न है। जो तीसरा लूप है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसके हवाले से आपने परेशान नहीं होना, उसकी तवज्जो आपने छोड़ देनी है, ठीक है। हमारा काम इन 2 से पूरा हो जाएगा, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों, जाहिर बात है जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो स्विच क्लोज करने से हमारे इस व्हेटस्टोन ब्रिज में करंट फ्लो करेगा। तो हमें क्या करना है, लूप की आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें उन लूप्स में करंट की डायरेक्शन असाइन करनी है, ठीक है। तो बच्चों, करंट की डायरेक्शन ये देखें, जिस तरह हमारी ये बैटरी हमें बता रही है कि करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो इन लूप्स के अंदर हमने करंट को डायरेक्शन असाइन करनी है। तो जाहिर बात है ये देखें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम हर लूप में करंट को डायरेक्शन
डायरेक्शन असाइन करेंगे, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज इसको I1 कह देंगे, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज I2 कह देंगे, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज I3। तो इसके मुताबिक जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसलिए हम भी इन लूप्स के अंदर जो करंट को डायरेक्शन असाइन करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज असाइन करेंगे। उसके बाद इन करंट को नंबरिंग दे देंगे। इस लूप का जो करंट है वो I1 है, इसका जो करंट है वो I2 है और इसका जो करंट है वो I3 है। तो लूप की आइडेंटिफिकेशन के बाद लूप करंट्स को डायरेक्शन भी दे दी, उनको नंबर भी दे दिए। अब हमने यहां पर अपना किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करना है। उस रूल के मुताबिक किसी भी अब हर लूप हमारा एक अलग क्लोज सर्किट है। किसी भी क्लोज सर्किट में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस शुड बी इक्वल टू जीरो। जितने भी पोटेंशियल चेंजेस किसी भी क्लोज सर्किट में होंगे उनका सम जीरो के बराबर होता है। तो इसको भी हमने एक क्लोज सर्किट समझना है, इसको भी, क्योंकि अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, स्विच हमने क्लोज कर दिया है, तो ये लूप्स जो हैं ये हमारे अब क्लोज सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं जी सबसे पहले लूप नंबर 1, जिसको हमने नाम दिया है ABDA। इसमें हम जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो निकालेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट B से और करंट की डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। तो यहां से करंट ऐसे आ रहा है। अब R1 के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, या पोटेंशियल चेंज होगा, वो नेगेटिव होगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है, माइनस लगाया है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो बच्चों यहां पर जो करंट है I1 है और ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचे इस टर्मिनल पर A पर और फिर हम इस डायरेक्शन के मुताबिक जाएंगे R3 में। अब R3 में आप देख सकते हैं कि R3 में हमारा करंट जो है यहां से आ रहा है हमारा करंट I1। लेकिन अगर आप इस करंट को देखें, ये जो हमारा थर्ड लूप है, इस थर्ड लूप के करंट को देखें I3 को, तो ये देखें I3 भी तो यहां से आ रहा है, तो यहां से I3 भी आ रहा है। तो जाहिर बात है कि यहां भी हमारे पास I3 होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू अब दो करंट्स हमें मिल रहे हैं, I1 और I3। तो जिस लूप के अंदर आप होते हैं हमेशा उस लूप के करंट से हमने दूसरा जो करंट है उसका डिफरेंस लेना होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी? इसको हम लिखेंगे I1 माइनस I3 और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी क्या है, R3, और इसको भी हम माइनस ही करेंगे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद हम इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग पहुंचेंगे पॉइंट डी पर और पॉइंट डी से हम जाएंगे गैल्वानोमीटर की तरफ। अब गैल्वानोमीटर में देखें एक तो करंट हमारा ये I1 है और इस लूप का करंट वो भी गैल्वानोमीटर से आ रहा है और वो करंट जो है वो I2 है। तो यहां पर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा जी I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 और गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो Rg है, इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है बच्चों, गैल्वानोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, वो हमारा क्या है, वो है I1 माइनस I2। इसको मैं यूं भी तो कह सकता हूं Ig, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, विच इज इक्वल टू I1 माइनस I2। इसको आपने अभी से नोट कर लेना है, ये आगे चल के हमारा बड़े काम आने वाला है, ठीक है। तो ये बच्चों लूप इक्वेशन हमने लिख ली लूप 1 के लिए। इसी तरह से इसको आप नाम दे लें इक्वेशन 1 का। इसी तरह से एक लूप इक्वेशन आप इसके लिए भी लिख लें। तो यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं जी पॉइंट सी से। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम सी से बी पर जाएंगे। तो यहां पर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 के क्रॉस, उसे हम लिखेंगे माइनस IR, और अब हम सेकेंड लूप में हैं तो I2 और ये रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप बी से जाएंगे गैल्वानोमीटर की तरफ। अब गैल्वानोमीटर में आपको दो करंट नजर आ रहे हैं, I2 और I1, ठीक है। चूंकि हम लूप 2 में हैं इसलिए अब हम करेंगे I2 माइनस I1। ये भी करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर है, ठीक है। और यहां पर गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आएगी Rg, इसके साथ भी माइनस आएगा। उसके बाद यहां से होते हुए जब डी पे पहुंचेंगे तो हमारे लूप में रहते हुए हमने डी से सी की तरफ जाना है। अब डी से सी की तरफ जाते हुए एक तो करंट है I2 जो हमारे इस लूप का है और एक करंट I3 जो तीसरे लूप का है। तो कैसे करेंगे हम I2 माइनस I3, क्योंकि हम दूसरे लूप में हैं तो हम I2 माइनस I3 करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों ये R4 है, इज इक्वल टू 0, इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये हमने लूप इक्वेशन जो है वो लिख लिए बच्चों। अब हम चलते हैं, क्योंकि हम अननोन रेजिस्टेंस तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारी नल कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड हो रही होगी या नल कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो नल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट थ्रू गैल्वानोमीटर है इसको 0 होना चाहिए। अब Ig जो है वो हमने यहां पर लिखा I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो Ig जो है I1 माइनस I2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि I1 और I2 जो हैं
ये बराबर हैं। यही अगर आप गैल्वानोमीटर करंट I2 माइनस I1 भी लेते तो फिर भी आपके पास रिजल्ट यही आता, I1 इज इक्वल टू I2। अगर I1 और I2 बराबर हैं तो दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं I, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो सबस्क्रिप्ट है 1 और 2 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों अब इस कंडीशन को आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में अप्लाई कर दें तो ये देखें ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, ये माइनस I1 की जगह सिंपल I आ जाएगा R1, माइनस I1 की जगह I आ जाएगा I माइनस I3, और साथ में क्या आ जाएगा R3। बच्चों I1 I2 इक्वल हो गए हैं तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 3, ठीक है। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I3 R3, ठीक है। ये टर्म जो है ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 3, इसको रहने दें, फिर इसको कह दें इक्वेशन 3, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास है माइनस I2 की जगह हम लिखेंगे I और साथ में R2। ये वाला फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा 0, क्योंकि I1 I2 क्या है बराबर और करंट जो है वो गैल्वानोमीटर से फ्लो नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस I2 की जगह भी I माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0, और बच्चों ये टर्म आप उधर ले जाए तो ये बन जाएगा I माइनस I3 R4 और इसी तरह से यहाँ बच गया माइनस I R2। इसको नाम दे लें इक्वेशन 4। अब आप डिवाइड कर लें, ठीक है जी, इक्वेशन 3 पे इक्वेशन 4 को, ठीक है जी। तो डिवाइड इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 पे इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दें तो इक्वेशन 3 हमारे पास है माइनस I R1 इज इक्वल टू I माइनस I3 R3। इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है माइनस I R2 और यहाँ पे डिवाइड कर दें I माइनस I3 और R4। बच्चों अब यहाँ पर देखें माइनस I भी कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वो आ गया जी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो बच्चों ये वो रिलेशन है जिस रिलेशन की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो R4 है, लेट सपोज कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, हमारी R4 जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है, तो R4 को मैं RX से रिप्लेस कर देता हूँ। बच्चों अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास R1 RX इज इक्वल टू R3 R2, और यहाँ से अगर मुझे RX निकालना हो तो ये R1 उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा R2 R3 ओवर R1। तो RX हमारे पास क्या आ गया R3 R2 ओवर R1। तो बच्चों इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। मेरा ख्याल बहुत ही सिंपल सा ये प्रोसीजर था और सारी चीज़ें बड़ी सिंपल थी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।